पिछली बार हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये बोला था कि अगर एक चीज़ की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि वो हर सेकंड अपनी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाती है, तो उसका जो पोजीशन होगा, यानी कि वो उसका जो डिस्टेंस होगा वो टाइम पर डिपेंड करेगा, और जिस तरीके से वो डिपेंड करेगा वो इस इक्वेशन के द्वारा दे रखी है, और ये है टी स्क्वायर। यानी कि अगर आप 1 सेकंड बाद उसकी डिस्टेंस नापना चाहते हो तो आप उसी इक्वेशन में t=1 की वैल्यू डाल सकते हो, और किसी भी वैल्यू t के लिए काम करेगी। और हमने ये देखा क्या कि इसका जो ग्राफ है वो ऐसे होगा। तो हमने पहले क्या किया था, हमने ऐसा ग्राफ गेस करा था, तुक्का मारा था, और फिर हमने उसे मैथ्स के द्वारा प्रूव किया था कि वो तुक्का सही था। तो आज हम ब्लैक बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने ब्लैक बॉक्स के बारे में कुछ वीडियोस पहले पढ़ा था, जिसमें उसका कॉन्सेप्ट जो मेन था वो यही था कि हम एक चीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं अगर हम उसकी अंदर की चीज़ों को नहीं देखें, तभी भी हम काफ़ी जान सकते हैं। और ये आता है पैटर्न से। हम देखते हैं कि प्रकृति का स्वरूप क्या है, और जब हम उस स्वरूप को जानते हैं हमें ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें अंदर देखने की, उस डब्बे के जो अंदर देखने की आवश्यकता नहीं है, और तभी भी हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स का यही अर्थ है। अगर आपको ये अर्थ समझ नहीं आया तो उस वीडियो में पूरी अच्छी तरह समझाता हूँ। अभी तो मैंने जल्दबाजी में सिखा दिया। अब हम ब्लैक बॉक्स का एक मॉडल पढ़ेंगे। मॉडल मॉडल मतलब एक तरीका पढ़ेंगे, और ये तरीका बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। इस जब भी आप फिज़िक्स पढ़ोगे या कोई भी साइंस पढ़ोगे तो ये मॉडल बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये एक महान साइंटिस्ट, जिसका नाम था आइजैक न्यूटन, कुछ लोग उसे अभी तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। वो बहुत 400 साल पहले जीता था, और उसने ऐसी चीज़ों का निर्माण किया जिसका हम प्रयोग आज तक करते हैं। और उसने ब्लैक बॉक्स के द्वारा ही किया था। उसने ऐसी सोच बना ली थी कि वो हर चीज़ को एक पारदर्शक डब्बा, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और एक ब्लैक बॉक्स, एक काला डब्बा के तरीके से देखता था। और उसने काफ़ी सारी चीज़ें काले डब्बे के द्वारा देखी थी, क्योंकि पारदर्शक डब्बा के द्वारा देखने के लिए हमें सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान उसे तब प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी और ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो थी नहीं। माइक्रोस्कोप नहीं था उस टाइम पर, उस कंप्यूटर नहीं था, तो तब बहुत ये आपत्ति थी। परंतु उसने ब्लैक बॉक्स से ही बहुत चीज़ों का निर्माण कर लिया। तो एक निर्माण उसने स्वरूप जानने से किया, और उसने एक स्वरूप एक एक्सपेरिमेंट से किया था। मैंने आपको ये भी समझाया था कि स्वरूप हम केवल एक्सपेरिमेंट और प्रकृति को देखने से पता लगा सकते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत आसान था। अगर मेरे पास एक लाइन है, एक सड़क या एक सरफेस है, जिसके ऊपर मैं दो बॉल लेता हूँ या कोई भी चीज़ें लेता हूँ, जिसका मास, अगर इसका मास है m1 और इसका मास है m2, अगर मैं उन दोनों को एक दूसरे से टकराता हूँ, इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2। यूजली आपको पता ही होगा कि हम वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, परंतु हम अब से फिज़िक्स में वेलोसिटी को v से नहीं बल्कि u से दिखाएंगे। u1 यानी कि ये पहली चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, तो ये पहली चीज़ की वेलोसिटी और ये दूसरी चीज़ की वेलोसिटी। और उस टकराने के बाद जब ये बॉल दोनों टकराए, तब ये अलग अलग दिशा में चले गए। अब आप बहुत एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात हमें एक स्वरूप दिखा। अगर ये बॉल इधर जा रही है टकराने के पश्चात, और ये बॉल इधर जा रही है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यानी कि टकराने के पश्चात जो इसकी स्पीड होगी, उसे हम v1 से डिनोट करेंगे। तो वेलोसिटी हम v और u बल्कि दोनों से करते हैं, परंतु u जो वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी पहले वाली होती है, और v जो वेलोसिटी होती है वो बाद वाली वेलोसिटी होती है। तो ये v1 है और ये v2 है। इसका मास m1 ही रहेगा और इसका मास m2 ही रहेगा। तो ये दोनों बॉल टकराए और ये अलग अलग दिशा में चले गए। परंतु परंतु हमें ये देखना पड़ेगा कि हर केस में हर टाइम ये दोनों उस दिशा में नहीं जाते। हो सकता है कि अगर u1 की वैल्यू 0 है, यानी कि पहली जो बॉल है वो उधर की उधर ही पड़ी रही है,
यानी कि हम अगर उनको टकराएंगे तो कुछ ऐसा होगा। पहले अगर पहली वाली बॉल की वेलोसिटी ज़ीरो यानी कि वो एक ही जगह पर है और दूसरी बॉल अगर इधर आ रही है, तो जब ये बॉल इधर आके टकराएगी तो ये बॉल शायद रुक जाए या फिर थोड़ी पीछे चले जाए या फिर हो सकता है बिल्कुल रुक भी जाए और ये वाली बॉल आगे चले जाए। तो ऐसे बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, परंतु इन सारे अलग एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती, चेंज नहीं होती। उसमें एक चीज़ है जो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, परंतु वो चीज़ चेंज नहीं होती, और वो चीज़ जो है वो है m1 इंटू वेलोसिटी, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। ये एक चीज़ है जो कभी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज नहीं होती। यानी कि अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट लूँ तो एक्सपेरिमेंट के हर समय पर ये चीज़ लागू रहेगी। एक्सपेरिमेंट के पहले जब बॉल ये टकरा रहे थे उस टाइम पे अगर इसकी कोई वैल्यू थी और जब वो भाग गए तो बाद में ये इसकी वैल्यू होगी, वो होगी m1v1, क्योंकि u1 हो गया वो v1 बन गया और m2 हो गया वो v2 हो गया। परंतु जब हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसका स्वरूप जानते हैं तो हमें ये पता है कि ये जो दोनों चीज़ें हों इन दोनों की वैल्यू हमेशा और हमेशा इक्वल रहेगी। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में m1 m2 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये चीज़ हमेशा के लिए वहीं की कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। तो अगर एक्सपेरिमेंट से पूर्व इसकी वेलोसिटी u1 और u2 थी और एक्सपेरिमेंट के बाद v1 और v2 थी, अगर हम उसे इस प्रकार से लिखें तो वो सेम रहेगा। तो ये बस हमने स्वरूप है, ये हमें पहले से कुछ पता नहीं था, पर हमने इसे बस एक्सपेरिमेंट कर करके हमने देखा है कि ये जो एक चीज़ है वो हमेशा सेम रहती है एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा और ढंग से देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा चेंज वेंज कर लेते हैं। मान लो अगर ये हमारी इक्वेशन थी, वैसे यही हमारी इक्वेशन है तो इसमें मानने की कोई बात नहीं है। ये m1 v1 हो गया और ये m2 v2 हो गया। तो ये मान लो इधर आ जाता है और ये इसको हम इधर करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 माइनस m2 u2। तो ये हमारी चीज़ है और इसे हम और भी नीचे तोड़ सकते हैं। हम m1 को बाहर कॉमन ले सकते हैं तो m1 बाहर आ जाएगा तो ये u1 माइनस v1 हो गया, और इसमें इसी प्रकार हम m2 को बाहर ले सकते हैं तो m2 हो गया v2 माइनस u2। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट कुछ और चीज़ ढूंढनी है और वो चीज़ है टाइम। इसमें आपको क्या लगता है कि टाइम क्या होगा? ये डेल्टा का सिंबल, ये जो डेल्टा टी है यानी कि चेंज इन टाइम, इस चीज़ को हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा। और डेल्टा टी का मतलब होता है कि डेल्टा टी यानी कि टाइम का चेंज। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, मान लो यहाँ पर ये इन दोनों बॉल का मिलना हुआ और ये टकरा गए, और जैसे ही ये टकरा के इधर चले गए तो टकराने के दौरान उस टाइम पे जब तक वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और तब तक जब तक वापस नहीं गए, मान लो उस टाइम को हम डेल्टा टी बोलते हैं। यानी कि u1 जो स्पीड थी वो v1 स्पीड नहीं वेलोसिटी, u1 जो वेलोसिटी थी वो v1 में बदल गई डेल्टा टी के समय में, और u2 की जो वेलोसिटी थी वो v2 में बदल गई डेल्टा टी में। तो दोनों में आपको पता ही होगा कि वो सेम टाइम में अपनी वेलोसिटी को चेंज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको ये याद होगा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होती है डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा v होता है चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा t होता है चेंज इन टाइम। तो पहले वस्तु के लिए, ये जो पहली हमारी बॉल है उसके लिए क्या एक्सेलरेशन होगी, अब उसकी बाद वाली वेलोसिटी डेल्टा v होता है v2 माइनस v1, यानी कि बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहली वाली वेलोसिटी। तो बाद वाली वेलोसिटी क्या थी हमारी v1, क्योंकि टकराने के बाद जो पहली वस्तु की बाद में वेलोसिटी v1 थी और पहले थी उसकी u1, तो ये हो जाएगा v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t।
और ये थी पहली चीज़ की एक्सेलरेशन, पहली बॉल की एक्सेलरेशन। और इसी प्रकार दूसरी बॉल की एक्सेलरेशन होगी v2 माइनस यू टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। यहाँ पे वन और इन जो चीज़ों का मतलब है ये है कौन सी वस्तु को हम दिखा रहे हैं, और v और u दिखाता है कि फाइनल कौन सा है और इनिशियल कौन सा है, मतलब बाद वाला कौन सा है और पहले वाला कौन सा है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने डिवाइड बाय टी कर दिया, मैंने दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया। अब हमें यहाँ पर v1 माइनस यू वन डिवाइड बाई डेल्टा टी चाहिए, और यहाँ पर v2 माइनस यू टू डिवाइड बाई डेल्टा टी चाहिए। अब हमें v2 माइनस यू टू डिवाइड बाई डेल्टा टी तो ऑलरेडी है, पहले से ही है, परंतु ये नहीं है, इसमें हमें u1 माइनस वी मिला है, परंतु हमें v1 माइनस यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसका हम माइनस साइन, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटू -1 कर सकते हैं, और नीचे भी इंटू -1 कर सकते हैं। इससे कुछ फ़र्क वैसे पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये -1 कट जाएगा। परंतु देखो इससे क्या होता है, ये बन जाएगा m1, और अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस v1 यानी कि ये प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा v1 माइनस u1, और ये हो जाएगा -1 इंटू डेल्टा टी, और ये हो जाएगा m2, और ये आपको पता है कि ये होगा a2, ये होगा a2। और उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम -1 को एक और बार हम -1 इंटू -1 कर सकते हैं एक और बार। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -m1, ये माइनस को मैंने बाहर कर दिया और इससे मैंने v1 माइनस u1 ही छोड़ा, और नीचे -1 इंटू -1 तो केवल 1 ही बन गया, तो ये बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू m2 a2। अब हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है वो है a1, ये इसकी वैल्यू है a1। अब हम इक्वेशन, एक पूरी नई इक्वेशन बनाएंगे अलग कलर में। तो ये हो जाएगा m-m1 a1 इज इक्वल टू m2, ये a2 था, मैंने पता नहीं क्यों नहीं लिखा, ये हो गया m2 a2। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फाइनल वाली। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जब ये दोनों वस्तु आपस में टकराए, तो पहली वाली की जो स्पीड थी वो किसी चेंज हुई, और जब, अगर आपको पता है, जब स्पीड चेंज होती है किसी टाइम के अंदर, तो वो एक्सेलरेशन कहलाती है, और इसलिए हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पे दिखाया, और हमें अंत में ये वाली इक्वेशन मिल गई। तो हम इसे मिटाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे अंत में इक्वेशन मिली फाइनल वाली, उस वो वापस लिख देते हैं, कि हमें उस पर फोकस करना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो अंत में इक्वेशन थी वो थी -m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। तो ये जो इक्वेशन है हमने पूरी तरीके से इस इक्वेशन के मदद से निकाली थी, हमने और कुछ यूज़ नहीं किया, और हमने केवल ये एक्सपेरिमेंट करके उसका एक पैटर्न ढूंढा, और पैटर्न केवल यही था कि ये क्वांटिटी होती है, ये जो वैल्यू होती है ये कभी चेंज नहीं होती, और उससे हमें ये पता चलेगा कि -m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। अब हम थोड़ा सोचते हैं, अब हमने मैथ्स पढ़ ली, अब हम इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। सोचना तो बड़ा आसान है इसके बारे में, केवल हमें ये देखना है कि अगर पहली वाली बॉल इधर आके अपनी चीज़ चेंज करी है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक फोर्स लग रहा होगा। आपने सुना होगा, फोर्स एक अंग्रेजी का शब्द होता है जिसका अर्थात होता है धक्का देना, किसी चीज़ को धक्का देना। अब ये साइंस में भी इसका कोई मतलब है फोर्स, यानी कि अगर ये पहली वाली बॉल आई इधर, मैं वापस बना रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है। तो ये मेरी सड़क थी और ये मेरी दो बॉल थी, ये आपस में टकराए, और जब ये आपस में आए और जब ये वापस गए, तो पहली वाली जो चीज़ है, इसको कोई फोर्स लग रहा होगा इस बॉल से। तो इस बॉल ने, दूसरी वाली बॉल ने पहले वाले बॉल को धक्का दिया, और इसी प्रकार पहली वाली बॉल ने दूसरी बॉल पे धक्का दिया। तो दोनों बॉल जब उन्होंने एक दूसरे को टच किया, एक दूसरे जब वो मिले, तब उन्होंने उसे वापस उधर धकेल दिया, एक फोर्स लगा। और फोर्स को हम सोचते कैसे हैं, फोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जो उस पर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी तेज़ी से उसे धक्का दे रहे हो। अगर आप ज़्यादा धक्का दोगे तो यानी कि
वो ज़्यादा तेज़ जा रही है, और अगर वो ज़्यादा तेज़ जा रही है यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है, तो इसमें इसकी जो स्पीड थी वो इधर से बिल्कुल इधर हो गई, और इसकी जो दूसरी वाली बॉल की स्पीड थी वो इधर से बिल्कुल इधर हो गई। पहली वाली स्पीड राइट से लेफ्ट हो गई यानी कि चेंज हो गई, और दूसरी वाली की जो स्पीड है वो लेफ्ट से राइट हो गई। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा स्पीड है, और इसलिए दोनों में एक दूसरे पे फोर्सेस लगेंगे। तो अगर हम फोर्स को, किसी भी चीज़ पर अगर कोई फोर्स लग रही है और हम उसे इस प्रकार से डिफाइन करें, मान लो कि अगर मेरे पास एक चीज़ है जो ज़मीन पे पड़ी है और मैंने उसके ऊपर एक धक्का दिया, तो आपको क्या लगता है जब आप धक्का दोगे उसकी स्पीड बढ़ेगी, और जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन आएगी। परंतु अगर मान लो एक 1 kg का डब्बा है और मैंने उसे धक्का दिया, अगर मैंने उसे धक्का दिया तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। परंतु अगर मैंने एक 10 kg का डब्बा रखा तो आपको सेम एक्सेलरेशन प्राप्त होने में और धक्का देना पड़ेगा। अगर इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर क्योंकि ये ज़्यादा भारी है आपको इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम कहते हैं कि फोर्स जो है वो मास से प्रोपोर्शनल है, और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन से प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स जो होगा वो के एम ए होगा, जहाँ के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ये हमने उसमें देखा था, थ्योरम ऑफ जॉइंट वेरिएशन में देखा था कि अगर अगर एक चीज़ से प्रोपोर्शनल, अगर ए बी से प्रोपोर्शनल है और ए सी से प्रोपोर्शनल है, तो ए जो होगा वो बी सी से भी प्रोपोर्शनल होगा, और इसे हम ए इज इक्वल टू के बी सी ले सकते हैं। के एक कांस्टेंट है, एक चीज़ है जिसकी कोई भी वैल्यू है। इसमें अगर हम के की वैल्यू 1 ले लें और अगर हम एफ इज इक्वल टू एम ए ले लें, अगर हम ये वैल्यू ले लें तो हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस m1a1। क्या है m1a1? है एक फोर्स है जो उस पर लग रही है, पहली वाली चीज़ पे लग रही है, वो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसे कहते हैं m1a1। तो ये जो फोर्स है एफ इक्वल टू एम, ये एक फोर्स है जो हमें चाहिए ताकि वो उस एक्सेलरेशन से मूव करे। तो अगर एक चीज़ अगर एक चीज़ का जो वो है मास है वो 1 kg है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा m इंटू ए, यानी कि 1 kg इंटू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2, और इसका यूनिट होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट की अभी हमें चिंता नहीं करनी है, इसलिए हम केवल 2 बोलेंगे। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा 2, यानी कि हमें टू फोर्स चाहिए। अगर हम 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक फोर्स चाहिए ताकि ये वाली चीज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करे। तो इस केस में हम m1a1 की बात करें, यानी कि हमें माइनस F1 की फोर्स चाहिए। एक बस हमने नाम ले दिया F1, और ये F1 है जो फोर्स दूसरी चीज़ पहली वाली चीज़ पर डाल रही है। तो हम ऐसे लिखेंगे F1, 2। इसका मतलब है कि पहली वाली चीज़ पे जो फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा, यानी कि 2 1 पर फोर्स लगा रही है, और ये होगा F, ये होगा F, और ये क्या होगा, ये होगा दूसरे चीज़ पे जो फोर्स लगेगा एक पहले चीज़ पे, पहले ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो मैं इसे वापस लिखता हूँ। तो इस पे जो इक्वेशन बनेगी वो होगी माइनस F1, 2, यानी कि पहली ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा, इज इक्वल टू F21, यानी कि जो दूसरे चीज़ पे फोर्स लग रहा है पहली चीज़ के द्वारा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, और ये सेंस बनाता है अगर हम इसे असली लाइफ में देखें। और अगर हम दो चीज़ों को टकराते हैं तो ये वाली जो चीज़ होगी, पहली वाली जो चीज़ होगी वो इस डायरेक्शन में फोर्स को डालेगी इस चीज़ पर, और इसलिए वो इधर जाती है। तो पहली वाली जो चीज़ होगी वो दूसरी वाली चीज़ को इस डायरेक्शन में धकेलेगी, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये होगा F21, यानी कि दूसरी चीज़ पे लगने वाली फोर्स एक पहली वाली चीज़ के द्वारा। और ये जो दूसरी वाली चीज़ होगी, ये जो दूसरी वाली चीज़ होगी ये इधर अपना फोर्स डालेगी F12 का, यानी कि पहली चीज़ पे दूसरी चीज़ पे फोर्स। और ये जो माइनस का साइन दिख रहा है आपको, ये है कि वो अलग अलग दिशा में है, यानी कि F12 की जो वैल्यू है वो F21 के वैल्यू के बिल्कुल सही है, परंतु माइनस इसलिए है क्योंकि वो अलग दिशा में जा रही है।
उल्टी दिशा में जा रही है, इसलिए हमने यहाँ प्लस था तो इसे माइनस कर दिया, और ये इक्वेशन से ही हमें नज़र आ जाता है। हमें ये वाली जो चीज़ है वो इक्वेशन से ही पता चल गई। और इसका अर्थात ये कि अगर किसी चीज़ पर दो फोर्स, अगर एक किसी चीज़ पे एक दूसरी चीज़ फोर्स लगाती है, तो वो जिस चीज़ पे फोर्स लग रही है वो भी सेम फोर्स डालेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसे हम कहते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और इसमें एक्चुअली न्यूटन का थर्ड लॉ भी आ जाता है, जो केवल ये कहता है कि सेकेंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। और ये हमने केवल प्रूव तो नहीं किया, पर हमने ये देखा कि ये अगर हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये इक्वेशन काफ़ी अच्छी तरीके से सेंस बनाती है। और थर्ड लॉ ये कहता है कि माइनस, थर्ड लॉ केवल यही है, ये है न्यूटन का थर्ड लॉ, जो कहता है कि जो पहली वाली वस्तु है वो दूसरी, अगर एक दो चीज़ें हैं और पहली वाली चीज़ दूसरी चीज़ पे फोर्स डालती है, तो दूसरी चीज़ भी पहली चीज़ पे सेम वैल्यू की फोर्स डालेगी परंतु उल्टी दिशा में, और इसलिए आपको ये माइनस साइन दिखता है। तो ये था ब्लैक बॉक्स मॉडल, और ये आपको फिजिक्स के सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण दो लॉ, दो रूल के बारे में बताता है, और जो आगे जाके भी काफ़ी यूज़ होंगे। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स क्यों था, और फिर हम पारदर्शक डब्बा यानी कि क्लियर बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के बीच में थोड़ा और डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।